हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नीट का सेकंड पेपर, जो हमारी मेडिकल की एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। हर बच्चा देखे जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है। और मैं आपको एक बार बार हर पेपर के पहले कहता हूँ, आप पेपर का प्रिंट आउट निकालिए और फिजिक्स वाला पार्ट आप देखिए कितने हो रहे हैं। जो नहीं आता है उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। तो आज जो मेरा पेपर है वो है नीट 2013, ठीक है। और उस समय ये जो पेपर होता था ये AIPMT के नाम से होता था। और AIPMT का मतलब था कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। उस समय एम्स अलग होता था, सारी चीज़ें अलग होती थी। बाद में अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो हम एक मर्ज फॉर्म में नीट का पेपर देखते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल वही रहता है लगभग, लेकिन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको चैनल पे आप पहली बार आए हैं, नए आए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाइए जो पढ़ने वाले हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, और अपनी मेहनत पे भरोसा करें, आप ज़रूर सफल होंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट पॉज कीजिए और अपना क्वेश्चन को करिए। हर क्वेश्चन से पहले आप थोड़ा पॉज मारिए और अटेम्प्ट करिए। 1-1.5 मिनट का लगभग टाइम दीजिए। हो रहा है ठीक है, तब जाके नहीं हो रहा है तो आप सोल्यूशन देखिए। हम डिटेल में सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन YDSC एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर 2 mm अपार्ट एंड एल्यूमिनेटेड बाय फोटोन ऑफ 2 वेवलेंथ λ1 इतना λ2 इतना, ठीक है। तो YDSC एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में, जब हम इंटरफेरेंस को पढ़ रहे थे, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या है? दो लाइट, ठीक है, जो सेम फ्रिक्वेंसी के हो, आप ये बोल दो कोहेरेंट सोर्स हो, ठीक है, सेम फ्रिक्वेंसी हो, सेम डायरेक्शन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के सुपर इम्पोज करने के बाद जो इनकी इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है, उससे उस टर्म को हम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। और इंटरफेरेंस हमारा मेनली सारी टाइप की वेव करते हैं। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये ट्रांसवर्स वेव देगी, लॉन्गिट्यूडल देगी, ऑल टाइप ऑफ वेव और एनी काइंड ऑफ वेव, ठीक है। लेकिन जो पोलराइजेशन है आपका वो ओनली ट्रांसवर्स वेव देता है, ठीक है। आगे वेव चैप्टर में कभी हम पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्लिट डिस्टेंस है, तो जो स्लिट डिस्टेंस होती है उसको आप डी से लिखते हैं, स्मॉल डी, याद होगा आपको। और जो सोर्स, जो आपके दो सोर्स बने हैं कोहेरेंट, उसको हम ये वाली जो डिस्टेंस है, जो सोर्स है आपकी, जैसे ये एक सोर्स है और ये एक सोर्स है, ठीक है। तो इनकी जो डिस्टेंस एज्यूम की जाती है वो स्मॉल डी से ली जाती है। और जहाँ पर हमें फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, स्क्रीन से इन सोर्स की डिस्टेंस को हम कैपिटल डी लेते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल डी लेते हैं, इसको कैपिटल डी लेते हैं। ये उस एक्सपेरिमेंट में किया, तब ये डी और इसी तरह हम इस छोटा डी बड़ा डी का साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। ये दो सोर्स है जो हैं ये इससे प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। इंटरफेरेंस तभी होगा अगर कोहेरेंट सोर्स होंगे। कोहेरेंट सोर्स क्या है? ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस 0 हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड लगभग सेम हो। तो एक सोर्स से हम इसके ऐसे प्रोड्यूस करते हैं बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय YDSC एक्सपेरिमेंट और फ्रिजनल बाइप्रिज्म। बहुत सारे मेथड्स हैं इसको प्रोड्यूस करने के, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम स्लिट विल ब्राइट फ्रॉम वन इंटरफेरेंस कोइंसाइड विद ब्राइट। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोइंसाइड कर रही है इसकी जो ब्राइट फ्रिंज है पहले वाले वेवलेंथ की दूसरे के साथ, ठीक है। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि जो λ1 है, जो आपका λ1 वेव आपने डाला इस पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिंज का ऑर्डर था वो n1 था। जो λ2 था उसके अकॉर्डिंग फ्रिंज का जो था n2 था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं n1/n2। n1 क्या है? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला पार्ट। और λ2 ये है आपका λ2
10,000, 1 2 3 4 और ये है 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, कैंसिल करेंगे तो n1/n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6। ठीक है, आपको निकालना है क्या, यहाँ पे आपको निकालना है कि उनका सेपरेशन क्या है। ठीक है, आपसे इसमें पूछा क्या गया है, मेनली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन 2 मीटर फ्रॉम स्लिट। ठीक, तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू n1 की है वो 5 होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और n2 कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है सेंट्रल से, तो आपको पता होगा सेंट्रल से किसी भी ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस होती है वो होती है n d लैम्डा बाई डी। तो फर्स्ट की आपको कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसको लैम्डा 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। फर्स्ट n के लिए 5 है। d कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं, छोटा d हो जाएगा आपका, कितना दिया था, छोटा d दिया था आपका 2 मीटर। ठीक है, ये वाली छोटा d है, ये देखते हैं एक बार। कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन, ये बड़ा वाला है, तो बड़ा डी मैंने ऊपर रख दिया 2। ठीक है, लैम्डा 1 कितना है मेरा, लैम्डा 1 है 12,000, 1 2 3, और जो स्मॉल डी है आपका वो है 2 mm। ठीक है, स्टार्टिंग में ही दिया है ये वाला, कह रहा है कि स्लिट आर इतना है पार्ट, जो ये वाली डिस्टेंस होती है इसको डी लेते हैं, इसकी और जो स्क्रीन की डिस्टेंस है आपकी, इसको ये वाला डी लेते हैं। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आपका एंगस्ट्रॉन में है, तो ये 10 मीटर में रखते हैं इसको, आंसर मीटर में है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12×5 60 × 10⁻³ मीटर, तो 6 mm हो जाएगा। 1 mm में 10⁻³ मीटर होते हैं। क्लियर है, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाया था लेकिन आसान था। नेक्स्ट, इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ये ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन है, आपने ट्रांजिस्टर किया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप ट्रांजिस्टर के लिए मैं आपसे कहूँगा एनसीईआरटी फॉलो कीजिए एक बार, इजीली हो जाएगी। ठीक है, इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैविंग अ वोल्टेज गेन G एंड द ट्रांजिस्टर हैज़ ट्रांस कंडक्टेंस 0.03 महो, ओम का इन्वर्स है, एंड करंट गेन इतना, इफ़ एबव ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस बाय अनदर वन विथ ट्रांस कंडक्टेंस 0.02 महो, करंट गेन इतना, तो वोल्टेज गेन कितना होगा। तो मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 2 है, वोल्टेज गेन इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला है, कभी भी कॉमन इमीटर का आपसे आएगा। ये कॉमन इमीटर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग है, कभी हम कॉमन इमीटर कर देते हैं, 3 जंक्शन होते हैं इसमें, कभी हम इसको कॉमन इमीटर कर देते हैं, कभी कॉमन बेस, कभी कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो कॉमन इमीटर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो वोल्टेज गेन है वो है वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर, ठीक है, और वोल्टेज ओवर बेस, क्योंकि आपका इमीटर तो कॉमन हो गया है। ठीक है, तो ये आपका होता है वोल्टेज गेन। ठीक है, अब जो V है आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो जो कलेक्टर में आपकी करंट होती है उसको बोलते हैं IC। ठीक है, चेंज इन IC, और किसके अक्रॉस, उधर एक लोड रेजिस्टेंस लगा होगा RL के। और सिमिलरली जो बेस वोल्टेज है उसमें भी आप लिख सकते हैं IB RB, और या V बेस ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है, मैंने VV इसलिए लिखा, जो ट्रांजिस्टर का यहाँ पे आपको ट्रांस कंडक्टेंस कह रहा है, इसकी जो वैल्यू होती है IC ओवर VV, इसी को बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। तो इसको मैं GM से लिख रहा हूँ, और अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको वोल्टेज गेन को AV से लिखते हैं। अब आप देखिए, ये ट्रांस कंडक्टेंस है, ट्रांस कंडक्टेंस जनरली होता क्या है, वो ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर करंट ओवर बेस वोल्टेज, ठीक है, या इनपुट वोल्टेज।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपका ये ट्रांस कंडक्टेंस है, लोड तो दोनों में सेम है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज गेन पे। दैट मीन्स अगर वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट लेंगे आप, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट, आपने कई बार 2 का किया होगा, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ तक, ठीक है। इजीली मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको नहीं आता समझ में आप कमेंट पिन कीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। भले आप कभी भी देख रहे हैं, 2 साल बाद देखें, 4 साल बाद देखें, लेकिन अगर आप नीट का पेपर दे रहे हैं, सारी प्लेलिस्ट आपकी डन होनी चाहिए, सर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि नीट के प्रीवियस ईयर है, कोई मॉक टेस्ट नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, आप पहले केस में आपसे कहा गया है हैविंग एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन जी, पहले में वोल्टेज गेन क्या है, जी है, तो पहले का AV1 की वैल्यू में क्या रख देता हूँ, जी। आगे क्या कह रहा, ट्रांजिस्टर ट्रांस कंडक्टेंस कितना है, 0.03, दैट मीन्स पहले का 0.03, ठीक है। सेकंड केस में कितना कहा आपसे, एबव रिप्लेस बाय अनदर वन और 0.02 ट्रांस कंडक्टेंस, तो अगले के लिए 0.02 ट्रांस कंडक्टेंस है, तो वोल्टेज गेन कितना कह रहा है, निकालो कह रहा है, बताइए निकाल सकते नहीं निकाल सकते। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, 100 का इंटू ऊपर नीचे कर लो, तो G/AV2 इक्वल टू 3/2, तो AV2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AV2 ये इधर जाएगा, इधर आएगा तो 2/3 G। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, मैंने आपको बेसिक भी बता दिया कि कहाँ से आया, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि वोल्टेज गेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। इतना टाइम अभी नहीं है मैं आपको ट्रांस कंडक्टेंस के अंदर घुसूँ, तो मैंने पॉसिबल जितना था वो बता दिया आपको, ठीक है। जिस दिन हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे उस दिन मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, बहुत जल्द हम इसको कवर करेंगे। अभी मैं क्लास 11th से स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच में मैं आ जाऊँगा क्योंकि ईजी टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 1 मिनट आप पढ़िए, पॉज मारिए, अटेम्प्ट देखिए, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए, काफ़ी समझेंगे। क्वेश्चन है, और सर्टेन ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, हाइड्रोजन को हीलियम में बदल दिया है आपने बाय प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। तो आपसे पूछ रहा है कि द मास डिफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज 0.02866 m, द एनर्जी लिबरेटेड पर यू मीन्स आपका जो मास है एटॉमिक स्केल पे वो नापा जाता है AMU, और आप घर जाके अभी घर में ही हैं तो आप पहले ये ढूंढिए व्हाट इज 1 AMU, 1 AMU किसके बराबर होता है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एनर्जी रिलीज निकालनी है, ठीक। तो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया है, हीलियम में, ठीक है। हाइड्रोजन टू हीलियम हो गया है, तो मास डिफेक्ट इन फ्यूजन कह रहा है, ठीक। 2 होते हैं रिएक्शन, फिजन और फ्यूजन, तो इसमें कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको एनर्जी जब निकालनी है, देखिए आप एक की निकालिए, पर कह रहा है ना, पर यू मतलब पर एटॉमिक मास यूनिट पे निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, एनर्जी लिबरेटेड या रिलीज बोल सकते हैं पर एटॉमिक मास यूनिट, और आपको मास डिफेक्ट कितना दिया है आपको पता ही होगा, ये मास डिफेक्ट ओवर पर पूछा है, तो एक का निकालना है एटॉमिक वेट, जिसमें भी जिसका भी निकालना है एटॉमिक वेट। तो ये आपको दिया है 0.02866/4, ये यू में आएगा, AMU में आएगा, ठीक है। अब आंसर जो है आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 931 का इंटू कर देंगे, तो 0.02866/4 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 6 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 931.5 का करते हैं, यहाँ इतना प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बीटी ग्राफ दिया है आपको, कहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। बीटी ग्राफ याद करो कहाँ होंगे, थर्मोडाइनमिक्स, इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं इसको, TS PV ग्राफ। तो यहाँ बीटी ग्राफ दिया है आपको, तो पूछा है कि
इसमें रिलेशन बताओ कि किसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पी वी टी में रिलेशन निकालना है तो एक ही है महानुभाव, नाम है उनका आइडियल गैस इक्वेशन। ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको पता है पी वी इक्वल टू क्या होता है, NRT। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे देखिए आप, V इक्वल टू क्या होगा, NRT ओवर P, होगा या नहीं होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो V है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/P पे, और ये NRT अलग से हमारा लगा रहा है। ठीक है, तो V हमें ग्राफ किसका दिया है, V और T का। तो आप ये भी बोल सकते हैं इस ग्राफ में NR/P तो ये है, T ये हो गया, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो V किस पे डिपेंड करता है, T पे, और NR/P क्या है यहाँ पे, इस लाइन का स्लोप है। अभी मेरे को कैसे पता लग गया, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यहाँ पे C 0 है, तो M क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे θ1 है P1 के लिए, θ2 है P2 के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस से दूर जा रहे हैं हम, एक्स एक्सिस से ऐसे जा रहे हैं, तो θ2 क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, θ2 बढ़ेगा तो क्या होगा, स्लोप भी बढ़ेगा। तो 1/P2 बढ़ेगा P1 से, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसको रीअरेंज करिए, इसको यहाँ वहाँ भेजेंगे तो P1 यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा P2 से। ठीक है, क्योंकि ये 1/P है स्लोप, इस बात पर ध्यान रखना, T नहीं है। ठीक है, अगर हमें T का रिलेशन निकालना होता तब तो फिर हम देखते कि T1 T2 स्लोप बढ़ रहा है, तो हम आराम से देख सकते हैं लीनियरली कि ये बढ़ रहा है तो फिर T2 बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे P का निकालना है तो हम देखेंगे कि V के रिस्पेक्ट में जब स्लोप बढ़ रहा है तो P क्या हो रहा है, तो 1/P के टर्म्स में हमारा क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। लेकिन जब हमें तो P1 P2 का पूछा है तो हम इसको रिवर्स चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर। तो जो ये वाला गेट है ये NAND गेट है, एंड का नॉट, और ये वाला गेट जो है इसको आप देख रहे हैं ये भी NAND गेट है। तो दो NAND गेट जब मिलते हैं वो हमेशा क्या मिलाते हैं। अब यहाँ इसने हमें पूछा है कौन सा सही होगा। अगर मैं आपको बताऊं, जब दो NAND गेट मिलते हैं, क्योंकि NAND और NOR जो है हमारे यूनिवर्सल गेट है, इससे आप नॉट भी बना सकते हैं, इससे आप NOR भी बना सकते हैं, इससे आप एंड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जब दो गेट मिलते हैं, दो NAND जब मिलते हैं, तो जो हमारा रिलेशन बनता है वो बनता है एंड का। ठीक है, प्रूव करते हैं। लेकिन क्वेश्चन 5 है। ठीक है, अब देखिए आप, ये A इनपुट है, ये B इनपुट है, तो जैसे ही ये यहाँ से यहाँ घुसेगा तो एंड में क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लेकिन बार लग जाएगा उसका, तो A.B का बार हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये कॉमन कर दिए, दोनों जो हमारे इनपुट हैं इसके लिए कॉमन हो गए। तो कॉमन हो गए इसका मतलब क्या समझ गए कि A बार यहाँ भी गया, A बार यहाँ भी गया। आप इसको P एज्यूम कर लो अभी सिंपली, तो P यहाँ भी गया, Q यहाँ, P यहाँ भी गया, तो P यहाँ जब पहुँचा तो P.P का बार हो जाएगा। ठीक है, अब P क्या है, P.P क्या है, P.P तो P होता है। ठीक है, तो जो आउटपुट हुआ वो P आ गया। ठीक है, P का बार, क्योंकि P डॉट क्या होता है, P होता है, तो P की वैल्यू क्या है, A.B बार ओवर बार। तो बार में बार होता है तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक, जब कोई भी दो नंबर का बार होगा तो हमारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th भी हो सकता है, वो 2nd भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में उस साल डाउट था। अगर मैं आपसे कहूँगा एक ऑप्शन चूज करना है तो आप 4th की तरफ जाएंगे। हैं दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 से क्या अगर आपसे देखें, 3 ब्लॉक विद मास M, 2M, 3M connected by string as shown in figure, after an upward force F is applied on block M पे जब ये लगाया, डायग्राम बना हुआ है, तो कह रहा है कि मूव अपवर्ड और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक 2M। अच्छा, देखिए इस पे निकालना है ना हमें। अब एक बात बताइए, इसने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड। ठीक है,
अब जब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ये भी तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, और स्पीड अगर कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो भाई फोर्स कहाँ से आएगा, ना फोर्स आएगा ना कुछ आएगा भाई, जीरो होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, अगर आप नीट का पेपर देने जा रहे हैं आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, उन 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 15 मिनट में हो जाएंगे। आपको वो 15 क्वेश्चन सबसे पहले ढूंढने हैं, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसाने के लिए होंगे बस। उसमें क्या होगा कि कुछ ट्रिक लगेगी, कुछ घुमा के कोई फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बाकी पूरा पेपर मॉडरेट आता है जो पढ़ा लिखा बंदा है, जिस पढ़ के गया है, ठीक है। अदरवाइज़ तो पूरा ही कठिन है। अब जैसे ये क्वेश्चन वही था, थोड़ा दिमाग से था, ये इजी था, ये इजी था, सारे तो इजी थे अभी फ़िलहाल। ये वाला तो सबसे इजी है। कह रहा है एन टाइप में क्या सही है, ठीक है। तो आपको पता ही है एन टाइप में क्या होता है, एन फॉर नेगेटिव। एन फॉर क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं एन टाइप में, और जहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होंगे वहाँ होल माइनॉरिटी होंगे। पी में इसका उल्टा होता है, तो होल आर माइनॉरिटी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसमें होल और इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, होल आर माइनॉरिटी, ठीक है। होल तो मेजॉरिटी हो ही नहीं सकते ना, ये सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी नहीं हो सकते। सेकंड होगा या फोर्थ होगा। तो कह रहा है कि होल आर माइनॉरिटी एंड पेंटावेलेंट एटम आर डोपेंट। तो इसमें कह रहा है कि पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग कराई जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। पेंटावेलेंट की डोपिंग करेंगे तो एन मिलेगा, ठीक है। ट्राइवेलेंट की करेंगे तो पी मिलेगा, ठीक। एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एन फॉर इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में जो है वो होल है, और माइनॉरिटी इसका उल्टा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। द हाफ लाइफ of radioactive isotope X is 20 year. It decay to another Y which is stable. X से Y decay होते ही क्यों हैं, स्टेबिलिटी के लिए। जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक रेडियोएक्टिव रे निकलते रहेंगे। एंड द टू एलिमेंट X Y आर फाउंड टू बी इन रेशियो 1:7 इन सैंपल ऑफ गिवन रॉक। द एज ऑफ रॉक इज एस्टिमेटेड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन 8 है, ठीक है। क्वेश्चन 6 आप समझ ही गए हैं, 4 से 0 लगेगा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 भी आप समझ गए हैं। होल आपके माइनॉरिटी होते हैं इन टाइप में, पेंटावेलेंट डोपिंग होती है, पी में उल्टा होता है, होल मेजॉरिटी होते हैं, और ट्राइवेलेंट डोपिंग होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि एक एक्स है, यहाँ से डीके हुआ वाई में पहुँच गए, ठीक है। एक एक्स था हमारे पास, वहाँ से हम वाई में पहुँच गए, क्लियर होगा। अब जब एक्स से हम वाई में गए तो इनिशियली ये कुछ अनस्टेबल होगा, तो ये डीके होकर स्टेबल हो गया, ठीक है भैया। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि हाफ लाइफ जो इसकी है वो 20 साल है एक्स की। ये डीके अनदर वाई स्टेबल एंड द एलिमेंट एक्स आर फाउंड टू बी इन रेशियो 1:7। तो जब इसकी हमने एन एक्स ली, मैंने आपको बताया था परसों जब लास्ट पेपर हम कर रहे थे कि एन इक्वल टू ई की पावर लेमडा टी होता है। तो ये इनिशियल है, इनिशियल, और ये आफ्टर टाइम टी है, आफ्टर टाइम टी, ठीक। और ये जो लेमडा टी है ये हो गया, इसी को हम, ये डी के कॉन्स्टेंट है, टाइम है, ठीक। तो और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एन इक्वल टू एन नॉट हाफ की पावर एन, और ये होता है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव या अनडीके रेडियो एक्टिव, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन पूछेगा तो एन नॉट इधर भेज देना। एन होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ जिसकी वैल्यू होती है ये, इसी से बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला ये है, एक ये है। अब आपसे कह रहा है जो एन एक्स और यहाँ एन वाई हैं, तो आपको गिवन ये है कि जो एन एक्स ओवर एन वाई हैं कुछ टाइम बाद इसका 1/7 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहें, आपको आता रहेगा 1/7 इन सैंपल। तो कह रहा है कि आगे कह रहा है एक्स एंड वाई फाउंड, ठीक है। एन एक्स ओवर वाई जो 7 है, कुछ टाइम बाद एन एक्स और वाई हमने 2 निकाले, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि क्या निकालिए, एज ऑफ रॉक निकालिए। अब देखिए एन एक्स ओवर एन वाई तो 1/7 है, ठीक है। इनिशियली जो एन एक्स थे वो जब ब्रेक हुए, वो किस में ब्रेक हुए,
एन एक्स प्लस एन वाई में, दो तो थे तो दोनों में हो जाएंगे तो एन एक्स ओवर एन वाई। तो प्रेजेंट में हम इसको एन ओवर एन नॉट भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/8, मतलब एन वाई 7 पार्ट है, एन एक्स एक पार्ट है, तो टोटल कितना होगा दोनों का 8, ठीक है। तो ये इनिशियली होगा, जब उसके बाद जब डीके होगा तो ये 1 पार्ट है, ठीक है, 1/8। अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम निकालने के लिए, तो n इक्वल टू एन नॉट, एज निकालनी है यहाँ पे λ/t, क्योंकि हमें n/n0 चाहिए था, तो मैंने इस रिलेशन से ये निकाल लिया, इक्वल टू e की पावर λt, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू है 1/8 e की पावर λt, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लॉग ले लीजिए, ठीक है। जब आप लॉग लेंगे तो आपको एज निकल जाएगी, तो ln लेने पे दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो log 1/8 इक्वल टू ई की पावर है तो λt आ जाएगा, log e 1 हो जाएगा, log e 1 होता है, ठीक है। तो ln 1/8 कितना हो जाएगा आपका, ln 1/8। और आपको एक चीज़ और दी थी, आपको दी थी एज ऑफ रॉक, टी हाफ दी थी एक 20 साल। आप ये वाला लगाएंगे तो ज़्यादा इजीली निकल जाएगा मेरे हिसाब से, इसके अलावा इसके बजाय आप ये लगाइए, n ओवर एन नॉट इक्वल टू हाफ की पावर n, ठीक है। n होता है t ओवर टी हाफ, इससे ना आपका जल्दी आ जाएगा। तो 1/8 इक्वल टू हाफ t की पावर टी हाफ, ठीक है। इसको देखें तो क्या है 2 की पावर क्यूब हाफ टी ओवर टी हाफ, तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, टी इक्वल टू टी ओवर टी हाफ। तो टाइम कितना हो जाएगा टी हाफ, तो 30 इंटू 20 दिया है 60, तो 60 ईयर आ जाएगी। ये मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं लेमडा नहीं दिया था ना, और लेमडा का फॉर्मूला मैं ये लगा के अपने लिए कहानी बड़ी नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लगा दिया, ईजिली हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, सीपी और सीबी का रिश्ता है। तो सीपी और सीबी का रिश्ता क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 9, अब ये इजी क्वेश्चन है, देखो सीपी इक्वल टू सीवी, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है एक मोल के लिए, और आपको पता होना चाहिए इसको स्पेसिफिक रेशियो भी बोलते हैं, तो सीपी ओवर सीवी ये होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस रिलेशन में, देखिए आप कि जो आर है, ठीक है, तो अगर ये आर के टर्म में आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, और हमें निकालनी क्या है, हमें यहाँ कह रहा है कि आप सीवी निकालिए, सीपी। तो हम क्या करते हैं यहाँ से सीवी निकालने के लिए सीपी की वैल्यू रख देते हैं, तभी तो सीपी आएगा, इसमें से सीपी एलिमिनेट कर देते हैं, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा टाइम सीवी, क्लियर। अब इसको इसमें पुट कर दें, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर, तो गामा टाइम सीबी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो सीबी जब आप कॉमन निकालोगे तो गामा -1 इक्वल टू आर, ठीक। तो सीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओवर गामा -1। ये रिलेशन याद होना चाहिए आपको, नहीं तो ड्राइव करना सीख लीजिए। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब जो गामा है वो डिसाइड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो जैसे मोनो एटॉमिक दे देगा तो उसके लिए क्या होगा, डायटोमिक दोगे तो उसके लिए क्या होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपको क्या निकालना पड़ेगा सीवी, फिर सीपी, फिर सीपी ओवर सीबी का जो रेशियो है वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, क्लियर है। अच्छा, तो ये निकाल सकते हैं आप, ये होमवर्क है आपके लिए। वैसे क्वेश्चन अभी है नहीं हमारा, तो यहाँ पर ख़त्म हो गया है कि गामा क्या होगा, मोनो के लिए क्या होगा, डाई के लिए क्या होगा, ट्राई के लिए होगा। जैसे मोनो के लिए मैं बता देता हूँ 5/3 होता है, ठीक है। तो बाकियों का लिए आप निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ सेम एनर्जी आर रिलेटेड बाय, ठीक है। तो वेवलेंथ आपको रिलेट करनी है, तो आपको पता होगा डी ब्रोगली रिलेशन, लेमडा इक्वल टू, क्योंकि इसमें लिखा है वेवलेंथ, और वेवलेंथ हम वहीं से पता करते हैं, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू होता है h/p, ठीक है। या आप बोल सकते हो
H/P, और इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं H/mb। लेकिन ये रिलेशन आप याद रखना, ये वाली बात, ये आप फोटोन पे नहीं लगाओगे। समझ में आ रहा है? फोटोन के लिए वैलिड नहीं होता है, क्योंकि P=mv फोटोन के लिए नहीं होगा। तो ये अगर लैम्डा फोटोन के लिए लगाओगे आप, तो फोटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/P तो होगा, लेकिन उसका जो मोमेंटम होता है वो होता है h, ठीक है, E/c। तो मैं c ऊपर लिख रहा हूँ। दैट मीन्स जो p होगा फोटोन के लिए वो क्या होता है, E/c। ठीक है, ये रिलेशन होता है सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए। तो मैंने ये रख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो यही लगेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या, फोटोन के अलावा सब पे यही लगेगा। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, ये तो मोमेंटम है ना, तो h/√2mE ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो रिश्ता है। तो अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की कैसे डिपेंड कर रही है एनर्जी, √E। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कैसे कर रही है, जबकि जो फोटोन है, pH लिख दे रहा हूँ मैं इसको, नहीं तो आप प्रोटॉन समझोगे, ये E डिपेंड कर रही है। क्लियर? ये बात आप समझ रहे हैं? आप सोचोगे दोनों की अगर √E है तो सेम हो गया, तो गलत बात है। फोटोन के लिए ये वैलिड है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए वैलिड है। तो अभी कह रहा है कि इनका रिलेशन क्या है, λp λe। देखो अब आप देखिए, ये फोटोन की है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ये निकल जाएगी ना। जब आप इस वाले फोटोन की वेवलेंथ का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो फोटोन वाली तो दिखेगी आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आप क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा फोटोन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि सेम नहीं होती। अगर आप √E लगा देंगे तो आप क्या वाला ऑप्शन मार आएंगे, थर्ड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन बामर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों, जो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड सीरीज है हमारी, वो हमें मिलती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, लाइमन 1 से शुरू होती है, बामर 2 से, ऐसे 3 4 5 से, ये इनिशियल फिक्स रहता है। फाइनल वाला जैसे जिसका 1 से शुरू होगा वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से लेवल में जाएगा। बात ये याद रखें, अगर मैक्सिमम पूछता है तो 1 से 2 में ही जाएगा, एक ही आगे जाएगा। जैसे बाल्मर में मैक्सिमम लाइन पूछेगा तो 2 से 3 में जाएगा, लेकिन सीरीज लिमिट जब भी पूछेगा तो 1 से सीधा इन्फिनिटी निकल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि लाइमन और बाल्मर की बताइए, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है आपका 1/λ = R। ठीक है, हाइड्रोजन है तो यहाँ Z² होता है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, Ni² - NF²। ये हमारा फॉर्मूले का फॉर्म होता है। अब बात आती है लाइमन के लिए, तो 1/λ लाइमन लिख देता हूँ मैं, वो क्या हो जाएगा, R तो R ही रहेगा। N कहाँ से शुरू होगा, 1 से होगा, और फाइनल आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, लॉन्गेस्ट, तो 2 पे ख़त्म कर दोगे। ठीक है, लाइमन का क्या करोगे, 1 से शुरू करोगे, 2 पे ख़त्म कर दोगे। और वैसे ही अगर आप बाल्मर की देखोगे तो R तो R ही रहेगा। शुरू कहाँ से होती है बाल्मर लाइन, 2 से होती है, ख़त्म कहाँ पे करनी है, 3 पे करनी है। अब जब आप इनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो ये बाल्मर ऊपर पहुँच जाएगा, लाइमन नीचे पहुँच जाएगा। आपको निकालनी क्या है, हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। हमें निकालनी है लाइमन एंड बाल्मर। ठीक है, लाइमन ऊपर रखना है, तो अगर लाइमन ऊपर रखना है, बाल्मर नीचे रखना है, इसका मतलब ये है, अगर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तभी तो ये नीचे रहेगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो R से तो R कट गया। ठीक है, ये नीचे रखने हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 पहले लिखनी है, तो ये हो जाएगा 1/2² - 3²। अब हमें 1 से डिवाइड करना है, R 1² - 2²। R से R कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5/36 और नीचे आ जाएगा 3/4। तो इसको सॉल्व करने में 4 ऊपर जाएगा तो 9, और 9 3 जा 27। ये शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कल भी किया था मैंने ऐसे क्वेश्चन, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका,
और करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड है वो कह रहा है कि कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल अदर अनस्टेबल, एक्सपीरियंस टॉर्क वेदर द फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। करंट लूप की बात हो रही है, कैन बी इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, बोथ द स्टेबल बोथ फॉर्म आर स्टेबल। ठीक है, तो जो करंट हमारा यहाँ पर वो है, ठीक है, यहाँ पे चाहे करंट लूप हो चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल हो, ठीक है, तो जैसे डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उनकी कहानी क्या है, इक्विलिब्रियम तो अटेंड करेगी, एक स्टेबल एक अनस्टेबल, 90 से 0 एंगल और 90 से 180 एंगल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो एक स्टेबल होना चाहिए एक अनस्टेबल होना चाहिए, पहला वाला सही है। दूसरा, ABCR 3 पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ABC यूनिफॉर्म पॉइंट है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल कहाँ पे होगा। आपको एक बात याद होनी चाहिए, एक रिलेशन होता है बहुत प्यारा सा, E = -del V/del R, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब ये जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जो सबसे पहला पॉइंट होगा 3। सपोज ये -1 है, ये -2 है, -3 है, बताओ कौन बड़ा, -1, तो बी पे बड़ा होगा, तो मैक्सिमम एट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये पेपर काफ़ी इजी था और पेपरों के मुकाबले। और रॉड PQ ऑफ मास m, लेंथ L इज हिंज एट एंड P. The rod is kept horizontal by massless string tied to point Q as shown figure. When string is cut, the initial angular acceleration of the rod. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको टॉर्क पता ही है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे I अल्फा लगाना है, टॉर्क कितना होगा, ये रॉड है, मास कितना है इसका, m है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, mg, ठीक है। लेंथ कितनी है, जहाँ पर भी हिंज क्या है, L/2, ठीक है, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R×F होता है, टॉर्क इक्वल टू R×F होता है। तो मैंने F की वैल्यू देख ली, परपेंडिकुलर हिंज L/2 में क्या है, Q पॉइंट कहाँ पर है, ये है, तो इसके बीच में जहाँ पर भी ये क्या है तो L/2 हो गया, इक्वल टू I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रॉड का, वो होता है ml²/3, ठीक है, और इंटू अल्फ़ा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्व कीजिए, m से m कट गया, एक l से एक l कट गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3g/12, 3g/12 ये हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना आप। यहाँ से नीचे को mg लगेगा, ये mg लगेगा, और डिस्टेंस कितनी है, L/2 है यहाँ से यहाँ तक, तो r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो r sin थीटा, तो sin 90 1 हो गया, mg L/2, I की वैल्यू ml²/3 इंटू अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4m इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसको ट्वाइस लेंथ में स्ट्रेच किया जाता है। तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर, तो सिंपल सी बात है, देखिए R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है आपका ρl/a, ठीक है। स्ट्रेचिंग का केस है, अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं, या आप ये बोल सकते हैं R इक्वल टू, ये तो रो है, ठीक है, और जो आपका एरिया है, आपको पता होगा वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, या आप ये बोल दें एक L का इंटू आप यहाँ कर दीजिए, ठीक है, वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू लेंथ, एक L का इंटू ऊपर कर दीजिए, एक L का इंटू नीचे कर दीजिए, ये तो होगा, A इंटू L ऊपर हो गया, A इंटू L ये हो गया। तो चाहे आप स्ट्रेच करो, कुछ भी करो, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। रो, ये भी किसी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो जो रेजिस्टेंस है आपका वो किस पे डिपेंड करेगा, एक L ऑलरेडी था, तो एक L ऊपर और आया तो स्क्वायर हो गया, तो R किस पे डिपेंड करेगा, L² पे। तो आप जितने भी टाइम स्ट्रेच करेंगे उतना गुना वो बढ़ जाएगा। तो आपको 4 ओम रेजिस्टेंस था तो ट्वाइस कर दिया, तो ट्वाइस मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो ये इसकी ट्रिक भी है, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक है, अगर n टाइम स्ट्रेच किया तो जो R न्यू होगा वो n² R हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। R इक्वल टू ρl/a होता है,
तो मैंने एल का इंटू करके इसको वॉल्यूम बना दिया, कांस्टेंट था, तो मैंने देखा रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है, लेंथ स्क्वायर पे। तो लेंथ स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, तो हम ये समझे कि उसके जितने टाइम भी हम स्ट्रेच करेंगे उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। तो जो नया वाला हो जाएगा वो 16R हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इनिशियल पॉइंट इज 2i + 3j, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। यहाँ पे निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे आपको पता है 2i + 3j, आपको निकालनी है पॉइंट बी पे। क्लियर। अब आप देखिए बी पॉइंट पे, इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप खुद ही इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले छोटे क्वेश्चन तो मैंने इसमें ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लिया। कल की वीडियो जो थी हमारी ज़्यादा लंबी हो गई थी। ए बी था, आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। ए और बी है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है आपकी यू जो है वो है ux(i) + uy(j). ये बात आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस साइड को जो वेलोसिटी होगी वो ux होगी, इस साइड को जो वेलोसिटी होगी वो uy होगी। ठीक, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी ये तो ux है ना, तो इस साइड को तो ux होगी, लेकिन uy कहाँ को होगी, पार्टिकल जहाँ नीचे जा रहा है। तो बी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ux तो यही रहेगा, लेकिन y का क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिया था 2i + 3j, तो इसका हो जाएगा 2i - 3j, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नीचे को हो गई। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। A body of mass m is taken from earth surface to a height equal to twice the radius of the earth, the change in potential energy। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का आप इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कहाँ पर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है भैया। तो 17 आपसे कह रहे हैं कि जैसे आप मान के चलो ये अर्थ है, ठीक है। तो आपसे कह इसमें कह रहे हैं कि जो एक मास m है ये अर्थ सरफेस पे है, ये सरफेस है अर्थ का यहाँ पे, ठीक। इसकी रेडियस r होगी, अर्थ की मास m होगा। तो कह रहे हैं कि इस मास को, यहाँ पर जो मास था इसको यहाँ से एक हाइट पे ले जाया जा रहा है, h मान के चलो यहाँ पे ले जाया जा रहा है, और कह रहे हैं कि वो ट्वाइस है रेडियस के। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी और इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कितना गेन हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, -g अर्थ का मास उस पार्टिकल का मास ओवर डिस्टेंस। तो जब अर्थ के सरफेस पे था तो u1 कितना हो जाएगा, u1 हो जाएगा -gmm/r, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी है, r है। लेकिन जैसे ही हम h हाइट ले गए, ये 2r है और ये r है, तो -gmm/r + 2r 3r हो गया, ठीक है। अब कितना गेन हुआ, तो गेन जो हो जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए भाई, u2 - u1। गेन नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव भी तो होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 1 - 1/3 2/3 gmm/r, ठीक है। इसको छोटा g के फॉर्म में डाल दें तो g = होता है gm/r²। तो यहाँ से अगर इसको छोटे g के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो यह हो जाएगा 2/3, कितना पार्ट ये है तो gm/r, तो mgr। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे इसको निकालना है प्रॉपर तरीके से, लेकिन ट्रिक बता देते हैं आपको इसकी। डेल्टा u जो होगा आपका वो हो जाएगा छोटा m है, ठीक है। ये बड़ा m है इसको, और ये छोटा m है, mgh 1 + h/r। ये ट्रिक है, ठीक है। इसमें पुट करते हैं mgh, छोटा h है मास ऑफ पार्टिकल, 1 + h कितना ले गया, 2r, तो 2r/r, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, r से r कट गया, तो mgh/3, और h की वैल्यू कितनी है, 2r। तो आंसर आ जाएगा 2 mgr/3। क्या यही आ रहा आंसर, यही है।
तो दोनों मेथड बता दिया आपको, बेसिक समझिए, ट्रिक तो सभी याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अ स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट्स कवर H1 H2 H3 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड अगेन 5 सेकेंड। तो आपको 5-5 के टाइम इंटरवल दिए हैं, उसमें जो डिस्टेंस है वो H1 H2 और H3 है। तो पूछ रहा है कि रिलेशन बताओ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका मान लीजिए यहाँ से स्टोन फॉल हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ से एक स्टोन फॉल हो रहा है नीचे को। तो पहले टाइम में क्या था, इसने 5 सेकेंड लिए t=5 और डिस्टेंस कितनी कवर करी H1, ठीक है। नेक्स्ट आगे जब वो बढ़ा तो उसने आगे कितनी डिस्टेंस करी H2 करी, लेकिन यहाँ से नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो अगेन 5 सेकेंड लिए उसने और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली H2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कह रहा है और उसने 5 सेकेंड बाद कंजिक्यूटिव हो रहा है, अगेन 5 सेकेंड लिया t=5 और डिस्टेंस कितनी ली H3। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, ये बताइए। हर 5 सेकेंड में वो H1 और H2 H3 जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि H1 H2 और H3 में रिलेशन बताओ। अब यहाँ पे देखिए, जब भी कोई बॉडी ऊपर से गिरेगी तो U क्या होगा उसका 0। तो S = UT + ½ AT² लगाओगे, क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है तो एक्सलेशन +G हो गया। तो S = क्या आ जाएगा, S या H = क्या हो जाएगा, ½ GT²। ये तो हमारा रिलेशन हो गया। अब जब पहले बॉल के लिए लोगे आप तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा 5। अब जो दूसरे बॉल के लिए लोगे यहाँ तक तो टाइम कितना होगा, अगर आप ऊपर से देखोगे 10, ठीक है। और उसके बाद तीसरे के लिए कितना हो जाएगा 15। क्लियर। अच्छा, पहले के लिए हाइट कितनी होगी H1 और दूसरे वाले के लिए H1 H2 ये है और H1 ये है तो प्लस H1। तीसरे वाले के लिए H3 है तो H2 ये है, H1 ये है, तो तीसरे वाले के लिए H1 H2 H3। तो केस 1 के लिए लगाते हैं तो H1 हाइट जब लगाई तो ½ GT1²। सेकंड केस के लिए H2 और H1, क्योंकि जब अगले 5 सेकंड में दोनों बॉल गिरी है ना, तो ये दोनों हाइट है, आप सिर्फ H2 नहीं ले सकते हो। H2 तो 5 सेकंड वाली है, 5 सेकंड बाद हाइट है, तो जो 0 से 5 तक हुई उसको भी लेना पड़ेगा। जैसा आप टाइम ले रहे हो वैसे ही हाइट लेना पड़ेगा, GT²। अगेन यहाँ भी वही, अगले पिछले 10 सेकंड की आप हाइट नहीं छोड़ सकते हैं, वो भी लिखोगे, तो ½ GT3²। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू रखते हैं इसमें, G को 10 ही ले लेता हूँ फ़िलहाल। ½ G हो गया आपका 10, T1 हो गया आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और 5 125 मीटर। ½ हो गया, G को अगेन 10 लेता हूँ और 5 का आपको लेता हूँ यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब तो 10 का स्क्वायर 100, 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो 500 हो जाएगा। तो थर्ड वाले में ½ लिया, G तो 10 ही लोगे, T3 कितना ले लोगे 15, 15 का स्क्वायर 225 और 5 का इंटू करेंगे तो 1125, ठीक है। अब आप देखिए H1 की वैल्यू है 125, H1 + H2 की वैल्यू है 500, तो अगर आप इससे माइनस करोगे तो H2 कितना आ जाएगा 375, ठीक है। H1 + H2 + H3 की वैल्यू है 1125, H1 + H2 कितना है 500, 500 रख दो तो H3 कितना आ जाएगा 625। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या H3 5 टाइम H1 नहीं है और जो H2 है वो 3 टाइम H1 है। अगर आप इनका रेशियो निकालें H1, ठीक है, तो H2 को भी H1 की टर्म में लिखें तो H1 किसके बराबर हो जाएगा H2/3, और इसको भी लिखें तो H3/5, क्योंकि यहाँ से भी H1, यहाँ से भी H1 और ये भी H1, तो सारी जो डिस्टेंस है आपकी H1 सेम होंगी, तो मैंने इक्वेट कर दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए कट गया, सॉरी। आपको क्या करना था दोबारा बता देता हूँ। H1 ½ पहले 5 सेकंड के लिए तो मैंने ये लगा दिया, 5 रख दिया, ये आ गया।
अगले 5 तो 5 हो गए, 5 हो गए, टाइम तो 10 हो गया, हाइट h1 और h2, क्योंकि इतनी h1 है इतनी h2 है, तो h1 + h2। अगले के लिए h1 h2 h3, वैसे टाइम, जैसे आप टाइम ऐड कर रहे हो वैसे आपको डिस्टेंस भी ऐड करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन 19 कह रहा है आपसे, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज बेंट इन फॉर्म ऑफ आर्क। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं NCERT एग्जाम्पलर में जाना, लास्ट क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, उसको भी कर लेना। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्योंकि वो भी इसी टाइप का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि एक बार लेंथ थी, मतलब जो ओल्ड डेटा था हमें लेंथ दे रखी थी L और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया था M। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको एक आर्क के फॉर्म में मोड़ दिया। ठीक है, अच्छा आपको एक फॉर्मूला बता दूं, जो मैग्नेटिक मोमेंट M लिखा है, M इक्वल टू क्या होता है, एक डायपोल की स्ट्रेंथ इंटू L, जैसा आप इलेक्ट्रिक डायपोल करते हैं। अब न्यू कंडीशन में मैं आपको बता दूं, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखें, आर्क ओवर रेडियस, क्योंकि आपने बेंड किया है 60 के एंगल में, आपने इसको ऐसे बेंड कर दिया है, ये एंगल 60 है, 60 मतलब π/3। तो यहाँ से लेंथ कितनी होगी इस आर्क की, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगी एंगल है π/6 या 30 कर लो, इंटू आर, रेडियस तो आर ही रहेगी। अब जो नया वाला मोमेंट होगा एम तो एम ही रहेगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, आर हो जाएगा π/3 होगा, सॉरी π/6 तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 60 है ना, तो ये हो जाएगा 3L/π, तो ये हो जाएगा 3L/π। अब इसको सॉल्व करो तो 3/π ml, और ml इक्वल टू क्या है m, तो आंसर क्या आ जाएगा 3m/π। ठीक है, तो हमें नई लेंथ निकालनी थी कि नई लेंथ में कितना हमें डिफरेंस मिला, और जो नई लेंथ में हमें डिफरेंस मिला वो हमने फॉर्मूले में रख दी और पुराने फॉर्मूले से रिलेट कर दी। अगर आपको लगता है कि ये कैसे आया ml, तो ml तो ये वाला है ना, ये ठीक है, इसको m1 कर लो, ये नया वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ और सेल इतना विच गिव करंट इतना थ्रू रेजिस्टेंस इतना। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में आई निकालना है। ठीक है, और सेल का EMF दिया है, तो आपको ये पता होगा क्वेश्चन नंबर 20 कि जैसे कोई सेल है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है R और ये कोई एक सेल है, और सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है। तो इसमें बहने वाली जो करंट होती है वो होती है I इक्वल टू EMF ओवर सम ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, EMF कितना है भैया, EMF है आपका, EMF इसमें निकालना है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, तो I दिया है इसमें आपको 0.2, अच्छा जी, E दिया है आपको 2.1, R दिया है 10 और ये R निकालना है। ठीक है, तो ये उधर भेजेंगे 2 आ जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप मिनटों में उड़ा सकते हो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप और अच्छे से समझना है, NCERT एग्जाम्पलर में लास्ट क्वेश्चन जरूर करना मैग्नेटिक का। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी V एंड रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2V ऑन द मेटल प्लेट द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल V। अच्छा, सेम फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, आपको पता होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी 2V कर दें तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी होगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सर्टेन मेटल कट ऑफ V दिया है उसका। ठीक है, तो कट ऑफ V का मतलब समझ रहे हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो V है। अब रेडिएशन फ्रीक्वेंसी को अगर 2V कर दें आप, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, किसकी, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है, यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है,
और फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में देखिए 2v दे रखी है हमें रेडिएशन फ्रिक्वेंसी, और जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है v है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 21। वो हमको दी है 2v, ये 2v हो गई, और एक वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv max²। तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा hv हो जाएगा इक्वल टू हाफ mv max²। तो स्पीड निकालनी है तो ये v हो जाएगा आपका √2h/v/m। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, डूरिंग एन adiabatic process the pressure of a gas is found to be proportional to cube of its temperature। ओके जी, तो जो 22 है आपका वो कह रहा है कि एडाबेटिक प्रोसेस में ये पाया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि CP/CV क्या होगा, CP/CV क्या होगा। ठीक भैया, अच्छा अब आप देख सकते हैं ये आपको मिला P = TQ मिला। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक प्रोसेस थी एडाबेटिक, ठीक है, तो आपको पाया गया कि PV = nRT होता है। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा गया है कि बताओ क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर है, तो आपको ये पूछा गया है कि भाई CP/CV की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एडाबेटिक प्रोसेस हमें दी है, तो एडाबेटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है, और जो गामा की वैल्यू है CP/CV यही तो है। अगर गैस दिया होता तो आप 2 मिनट में बता देते कि भैया मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 होता है, डाई के लिए 7/5 होता है, या ट्राई के लिए 9/7 होता है। तो यहाँ पर गैस नहीं दी है आपको ये दिया है कि एडाबेटिक प्रोसेस है, और ये एक रिलेशन दे दिया है। ठीक है भैया, तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये बताइए कि आपका PV वाला इक्वेशन क्या होगा। समझ रहे हैं, आपका यहाँ से ये दिमाग लगाना है आपने कि मुझे ही गामा निकालना है इन दोनों की हेल्प से। ठीक, थोड़ा बहुत रीअरेंज करना आना चाहिए आपको। इन दोनों की हेल्प से आपको एक इक्वेशन बनानी है PV के टर्म में, बाकी सारे कांस्टेंट एक साथ रखना। ठीक है, NR को हटा दो, तो यहाँ पे देखिए PV = T है और यहाँ P T³ है, तो जब आप इससे रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, PV की पावर 3/2। ठीक है, कैसे आया इसको आप एक बार रीअरेंज करना कॉपी में। क्लियर है ना, P = TQ है, तो इसको इस फॉर्म में लाना है। तो इस हिसाब से आप डायरेक्ट देख के कह सकें, तो गामा है तो गामा की वैल्यू कितनी डाल दोगे, 3/2। कैसे, इसको एडाबेटिक से कंपेयर करना। ठीक है भैया, आई होप समझ पा रहे हो आप, क्योंकि ये कांस्टेंट है P = KT³। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन जो लाना है, ये जो T है इस T को एलिमिनेट कर देना है। कैसे, आप सोचोगे भिड़ा दिया, तो T इधर ले आए तो T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा P की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ रख के इधर लाएंगे तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, T भी रखना है आपको, यहाँ से T की वैल्यू इसमें पुट करके इधर लाना इसको, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द 4 वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज हैज़ लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन सेम टेंशन इज अप्लाइड। तो आपसे कुल मिला के स्ट्रेन पूछ रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि भैया बताओ किसका एक्सटेंशन, किसका लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आपने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 23, आपने पढ़ा है यंग मॉड्यूलस = स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये पढ़ा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूँ तो F/A ΔL/L हो गया। ठीक, अब यहाँ से ΔL की वैल्यू, क्योंकि एक्सटेंशन निकालना है, ΔL = क्या हो जाएगा, ΔL = हो जाएगा FL यंग मॉड्यूलस × A। ठीक है, तो ये A क्या होता है, एरिया, तो ΔL किसके प्रोपोर्शन है, A के। दैट मीन्स अगर इसकी रेडियस L है या R है तो ये R² के। ठीक है, और एक यहाँ पे लेंथ आई थी तो ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो
एक्सटेंशन ज़्यादा किसका होगा? जिसकी रेडियस कम होगी और लेंथ ज़्यादा होगी। तो इन ऑप्शनों में आप खुद ही देख सकते हो कि लेंथ किसकी ज़्यादा है और डायमीटर कम किसका है। तो एकमात्र ऑप्शन आपको दिखेगा। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा है, यहाँ लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और डायमीटर भी ज़्यादा है, नहीं चलेगा। लेंथ इसमें ठीक ठाक है, लेकिन इसमें भी सही है। देखो ये लगभग सेम है। अब यहाँ देखो लेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन डायमीटर बहुत कम है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। जैसे इसमें लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं चलेगा, ठीक है, आपका वही आंसर चलेगा जो सेम रेंज में बढ़िया रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म PQRS इन व्हीटस्टोन ब्रिज 10, 30, 30, 90, द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 75, द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50, द करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल विल बी। तो सेम क्वेश्चन वैसे ही आ गया। एक गैल्वेनोमीटर है आपके पास, ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें ये कह रहा है ये आपके पास एक डेटा है, ये सेल है, इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो आपसे कह रहा है कि ये 10 है, 10 ओम, ये 30 ओम, ठीक है, 30 30 90 का है तो 30 ओम 90 ओम, ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर है उसमें 60 ओम है। क्लियर? अब ये 7 है, ये 5 ओम है। आपसे पूछा है कि करंट बताइए, तो भैया करंट थ्रू सेल का मतलब समझ रहे हैं आप, ई ओवर, अभी बताया था मैंने, आर प्लस आर, ठीक है। अब ई तो हमें पता है भाई 7, तो 7 हो गया। आर कितनी है? आर ये जो है आर इक्विवेलेंट है, अभी देखते हैं, और ये आर है 5, ठीक है। अब देखिए इनका रेशियो निकालिए, जैसे P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो जब P ओवर Q इक्वल टू R ओवर S है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहेगी, आप इसको हटा दो। तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब ये दो किस में आ गई? सीरीज में आ गई, और ये दो सीरीज में आ गई, ठीक है। ऐसा सर्किट बन जाएगा, ये 10 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 90 है, ऐसा बन जाएगा। तो ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, फिर जो आएगा वो पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? एक ये है, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 40, और ये हो जाएगा 120, और 40 और 120 का आप निकालेंगे तो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा 30, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 30, चेक कर लेना इसको। तो यहाँ पे हम 30 रख देंगे आर इक्विवेलेंट की जगह। तो 30 प्लस 5 कितना होता है? 35। तो 1/5 0.2, इसका आंसर होगा 0.2। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। 25, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of helium at constant volume from T1 to T2। कितनी हीट रिक्वायर होगी कांस्टेंट वॉल्यूम? आपको ये पता होना चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स होता है आइसोक्लोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोक्लोरिक प्रोसेस में जो आपकी हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, उसके फॉर्मूला हैं। या आप ये बोल सकते हो कि आइसोक्लोरिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो 25 में जो आपकी हीट रिक्वायर्ड होगी आइसोक्लोरिक प्रोसेस में, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आइसोक्लोरिक है तो होगी NCV डेल्टा टी, आइसोबारिक है NCP डेल्टा टी, और आपका आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W, PdV से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आइसो एडियाबैटिक है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र 0। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, क्या है क्वेश्चन में, क्या है? अमाउंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम, तो हीलियम में कितने मोल हो जाएंगे? तो हीलियम में N आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है, एटॉमिक मास, और 1 ग्राम तो 1/4। CV आपको पता होना चाहिए, CV हीलियम के लिए CV की वैल्यू, ये मोनो एटॉमिक गैस है, CV निकाल सकते हो, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, F/2 K2 से 3/2, और टेम्परेचर बढ़ाया गया है T2 से T1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/8, ठीक। और CB R होगा, यहाँ पे CB की वैल्यू R है। तो R की वैल्यू आपको ये भी पता होनी चाहिए कि K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रो नंबर और T2 माइनस T1, ठीक है। ये R का फॉर्मूला है, ठीक है। आप सोचोगे इसको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, इट फर्स्ट बिकम डल रेड एंड देन रेडिश येलो एंड फाइनली टर्न टू वाइट।
द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टेफन लॉ, विन्स लॉ, किरचॉफ लॉ। ठीक है, सारे लॉ आपको आने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीट किया गया तो उसकी पहली डल रेड में बन गई, फिर उसके बाद रेडिश येलो में, फिर ये में। तो ये तो एनसीईआरटी में भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये हमारा बेस्ड है बिल्कुल बिल्कुल वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पे। ठीक है, जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है इसमें तो ठंडा गर्म की बात की है कि चाय कितनी देर में ठंडा है, कोई मेटल कितनी देर में वो होता है। और किरचॉफ लॉ कहता है कि गुड एब्जॉर्बर जो होते हैं गुड इमिटर होते हैं। तो इसमें हीट दी जा रही है, तो ये वीन्स लॉ होता है लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला। नेक्स्ट है अ गैस इज टेकन थ्रू द, इसमें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसका आंसर थर्ड वाला। और गैस टेकन टू ए टू बी सी एंड ए, मतलब ए से बी ले गए सी ले गए। तो कह रहा है कि व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय गैस। तो मैंने आपको 1000 बार बता दिया कि वर्क डन जो होता है वो होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। तो पीवी कर्व के अंडर एरिया निकालेंगे तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ हाइट इंटू बेस। तो ये हाइट कितनी है, ये 2 से कहाँ बढ़ गया 6, तो 4 है इसकी हाइट। और बेस कितना है, बेस है इसका 2 से लेके यहाँ पर 5, 3 है इसका बेस, 7 है, सॉरी 7 में से 2 5, तो इसका निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा आपका हाफ। और बेस है आपका 5, 5 में से मैंने 2 माइनस कर दिया। ठीक है, और इसकी यूनिट भी लिखी है पीछे, इसको लिखना मत भूलें, 10⁻³ इंटू हाइट है इसकी 2 से कहाँ गई है 6, तो 4 इंटू 10⁵ ये ऊपर लिखा है। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ 10⁵ लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, इनको लिखना मत भूलें, आंसर गलत हो सकता है। तो जब इसको आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 5, ये 3 हो गया, 2 7, ये 5 में से 2 गया, 5 में से 2 नहीं ये 7 गया है, 7 ये आप देखें ना, ये यहाँ गया है, ये 7 है, 6 और 8 के बीच में 7 ही होगा। 7 में से 2 और 6 में से 2 4, तो 5 हो गया, 2 10, 1000 जूल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव ओवन हीट अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट एफिशिएंटली इज। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल वाले जो आपके फूड हैं वो बहुत इफ़िशिएंटली काम करते हैं। उसका रीज़न क्या है, पहला दूसरा तीसरा आप पढ़ेंगे तो इसका जो करेक्ट रीज़न है वो सेकंड है। जो फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव की वो मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वो करेक्टली मैच करते हैं, जिसकी भी करेगी वो बहुत अच्छे से इफिशियंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए 1 मिनट। एन एक्सप्लोजन ब्रेक और रॉक इनटू 3 पार्ट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो अप एट राइट एंगल टू ईच अदर। द फर्स्ट पार्ट 1 kg मूव विद स्पीड इतना, सेकेंड पार्ट मूव विद 8 मीटर पर सेकेंड, इफ थर्ड पार्ट फ्लाई ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड देन इट्स मास इज। एक डायग्राम से सीखते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। तो पहले कह रहा है कि 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और 2 तो राइट एंगल है कह रहा। क्वेश्चन नंबर आपका है 29। तो 20, ये जो 28 था इसका सेकंड ऑप्शन सही था। ठीक है, तो 29 कह रहा है कि आपका जो एक मास जो 1 kg है ये कहाँ को मूव करने लग गया, ऊपर को 12 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और जो दूसरा मास था 8 kg 2 kg वाला रेक्टेंगल में मूव कर रहे हैं, ये खुद ही बता रहा हो 8 मीटर पर सेकेंड था। और तीसरा वाला फ्लाई ऑफ हो गया, मतलब ये x मान लो या y मान लो, तो तीसरा वाला m मास इस साइड को चले गया जिस 8 मीटर पर सेकेंड से। 3 मास है, फ्लाई ऑफ यहाँ को भी जा सकता था, इधर को मैंने जेड में ले लिया। अब देखिए इसका मास पूछ रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए। ठीक है, इसका इधर इसका इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ को होगा। ठीक है, जब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ होगा तो इसके बराबर होगा। तो मास, ठीक है, मास इंटू ये 4 दिया है, सॉरी, मास इंटू 4 mv। ठीक है, इसका ये तो ये इसके दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा √1 × 12 पहले वाले का मोमेंटम प्लस
2 इंटू 8 इन दोनों का स्क्वायर होगा क्योंकि रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। एक मोमेंटम इस साइड हो गया, एक मोमेंटम इस साइड हो गया, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और ये किसके, इसके मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। आफ्टर सॉल्विंग दैट इसको सॉल्व कर लीजिए, m की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। मैंने ऑप्शन से रख लिया, आप सॉल्व करना। आप सॉल्व कर लेना, मैंने ऑप्शन दिए थे इसमें तो मैंने 5 ही रखा, उससे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन का एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। इन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी A, B, C, D आर measured with percentage error 1%, 2%, 3%, then error in P is। तो आपको P दिया है, सिंपली P आपके पास क्या है, आपके पास P है P इक्वल टू A3B2CD। तो जब हम P में रिलेटिव एरर निकालेंगे तो डेल्टा P ओवर P इक्वल टू जो भी पावर है उसको आगे ले लीजिए 3A, और A में रिलेटिव एरर निकाल लो, ये फॉर्मूला है। जो भी पावर है बाहर निकाल लीजिए और B में रिलेटिव एरर निकाल लो। C नीचे है तो माइनस नहीं लेना है, पावर है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, D/D। अब आपसे कहा गया है कि जो A में एरर है वो 1% है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। B में जो एरर है वो 2 है तो 2 ऑलरेडी था। C में जो एरर है वो 3 है और D में जो एरर है वो 4 है, सब परसेंटेज में है। तो इसको ऐड कीजिए, 3 4 7, 7 और 7 14 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, टाइम बचाने वाले क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल ऑफ अ कर्व सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी उसकी v है, इट रीच अप टू अ मैक्सिमम हाइट इतना, ठीक है। रोल अप कर रही है, ठीक है, डाउन नहीं है, ऊपर को जा रही है। तो कह रहा है कि जो मैक्सिमम इसकी वो है हाइट है वो इतनी है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। तो ये जो ये बॉडी है वो क्या होगी, कह रहा है डिस्क है या क्या चीज़ है, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, पहले आप एक डायग्राम देखिए 31। ये आपका सरफेस है मान लीजिए, और ये बॉडी ये ऐसे अप जाएगी अभी। तो यहाँ से कोई भी बॉडी है, मैं इसे भी फ़िलहाल तो ऐसे बना लेता हूँ, मुझे नहीं पता ये सिलेंडर है क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जब जा रही है तो इसकी जो स्पीड है भैया वो V0 है, ऊपर को जा रही है, ठीक है। और ऊपर को जाएगी जो भी चीज़ है, अब देखो ऑप्शन में क्या है, रिंग है, डिस्क है, तो रोलिंग तो होगा ही होगा यहाँ पे। और हाइट कितनी है मैक्सिमम, मैं इसको अभी फ़िलहाल h लिख लेता हूँ, ठीक है। और से इसकी वैल्यू दी है 3v² ओवर 4g, ठीक है। ये v है, हाँ V0 नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या है, कौन सी चीज़ है। तो भैया हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन लगा देते हैं सबसे पहले। यहाँ से ऊपर गई तो कंजर्वेशन क्या होगा, रोलिंग मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। तो ये हो गया हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का, और ऊपर जाके सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो अब और समय v ही पूछा जाता था, इस बार उसने पूछ लिया नेचर, तो हाफ ही रहे, mv² ऐसे ही रहे, 1 प्लस k²/r², और m ये है, g है, h की वैल्यू 3² ओवर 4g। तो आप इसको सॉल्व करें, m से m कट गया, v² से v² कट गया, ठीक है। तो आया क्या, अच्छा g से g भी कट गया, 3/4। तो k²/r² अगर एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ। और ये पता होना चाहिए हाफ वैल्यू किसके लिए होती है, डिस्क के लिए, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले से निकलता है, ये हमारा नापता है कि इनर्शिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉन्केव लेंस, देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ लेंस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर एक बार डायग्राम बना दूंगा शायद आप खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 32 कह रहा है आपसे कि एक इस टाइप का आपका प्लेनो कॉन्वेक्स और एक इसके अंदर ऐसे फिट है, ये कह रहा है, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स फिट इनटू प्लेनो कॉन्केव, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि
क्या निकालिए, अच्छा आर दिया है दोनों के और म्यू1 म्यू2 ये दिया है, इसका n1 मान लेता हूँ मैं, इसका n2 है, ठीक है। यहाँ से लाइट आनी है, तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये दोनों हैं इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन बताइए, ठीक है। तो देखिए इसकी जो फोकल लेंथ है मान लो f1 है, इसकी जो फोकल लेंथ है f2 है, ठीक है। और ये निकलता है किससे, लेंस मेकर से। तो एफ इक्विवेलेंट जब बहुत सारे लेंस होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, 1/f1 1/f2। तो आप मुझे बताइए 1/f1 पहले वाले की अगर आप निकालेंगे तो n1-1 लेंस मेकर फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, नहीं तो ऑप्टिक्स सबको कठिन लगती है। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो पहले वाले के लिए आपका R1 क्या होगा, इन्फिनिटी, और सेकंड फोकस के लिए R2 क्या होगा, -r। प्लेनो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी तो यू निकाल दोगे, ठीक है। और 1/f2 ये इस प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए -r होता है और पहला वाला इन्फिनिटी होता है। आप देखिए ना, ये वाला देखिए ऐसे, ठीक है। तो इस साइड तो ये प्लेन सरफेस है, तो इधर का जो R1 हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और इस साइड का माइनस, ठीक है। ऐसे करके सेकंड का निकालो, ये हो जाएगा n2-1, और इसका पहले वाले का -r हो गया और दूसरे वाले का इन्फिनिटी। बस यही ट्विस्ट है इसमें, इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करेंगे तो एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r/n1 - n2, ठीक है। ऐड करना है इनको क्योंकि इसमें वैल्यू रखनी है, तो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 33। A parallel beam of light of fast moving electron is incident normally on narrow slit. A fluorescent screen is placed at large distance from the slit. If speed of electron is increased, which of the statement is correct? तो स्पीड जैसे ही आप बढ़ाओगे तो भैया वेवलेंथ घट जाएगी, सिंपल सी बात। और अगर वेवलेंथ घट रही, क्योंकि एंगुलर विड्थ किसके प्रोपोर्शन होती है, वेवलेंथ की, तो एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो एंगुलर विड्थ जो घटेगी वो किसकी घटेगी, सेंट्रल मैक्सिमा की। तो कह रहा है एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा विल बी अनअफेक्टेड, बिल्कुल गलत है। डिफ्रैक्शन पैटर्न हट, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ विल इंक्रीज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 4 है। समझ में आया, स्पीड बढ़ेगी वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ किसके एंगुलर विड्थ किसके प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ ही घट रही है तो एंगुलर विड्थ भी घट रही है, किसकी घट रही है, सेंट्रल मैक्सिमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए नॉर्मल आई, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, कार्निया होगा से, द कार्निया ऑफ आई प्रोवाइड अ कन्वर्जिंग पावर 40D, तो उसने 40D दिया, एंड लेंस कन्वर्जिंग पावर जो लेंस लगा बिहाइंड द कार्निया, हाँ कार्निया है 20D, ठीक है, 40 दिया 20 दिया। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड कार्निया आई लेंस कैन बी एस्टिमेट, तो 40 और 20 दिया है। तो जो नॉर्मल आई है उसके लिए तो हमारी जो रे है वो इन्फिनिटी से आती है, ठीक है, वो इन्फिनिटी से आएंगे और रेटिना पर जाएंगे विदाउट एफर्ट, ठीक है, और फिर वापस हम कहाँ देखेंगे, इन्फिनिटी पे। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये दो 40 और 20 है, तो हमें मिनिमम पावर वो करनी है, तो मिनिमम पावर वो करेंगे तो इन दोनों को ऐड करो 60D, तो 60D हमारी क्या होगी, पावर। तो पावर 60D होगी तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/60, तो 1/60 ये वाला सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर हाफ ऑफ एन इंसिडेंट प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा परफेक्टली स्मूथ वाइल लोअर हाफ इज रफ। अच्छा, अपर हाफ स्मूथ है, लोअर हाफ रफ है, अच्छा लग रहा क्वेश्चन, बनाना चाहिए इसको, ठीक है। 35 कह रहा है आपसे कि ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, ये, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि ये जो अपर हाफ है ये वाला, ये स्मूथ है, स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला है वो रफ है, ठीक है। अच्छा जी, और ये एंगल थीटा बता रहा है वो। आगे कह रहा है, अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टॉप ऑफ प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट बॉटम इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड लोअर हाफ। अच्छा, तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन निकालना है लोअर हाफ और ब्लॉक के बीच में। अब देखिए, अगर मैं इसको एस एस मानता हूँ तो ये 2s, अगर मैं इसको एस एस मानता हूँ, पूरी डिस्टेंस एस मानूंगा तो कैलकुलेशन में s/2 करना पड़ेगा। एज्यूम करिए मैंने पूरी डिस्टेंस क्या है, 2s है, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, ss हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है, क्लियर। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जब वो ब्लॉक चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए, क्लियर। तो सेम क्वेश्चन है,
वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए इस पर भी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आपका ये आंसर आ जाएगा। W इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, और जैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका स्मूथ है, स्मूथ इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, ठीक है, और रफ इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन हुआ होगा। तो जैसे स्मूथ मास है तो आपको पता है नीचे को हम इसको ब्रेक करते हैं अगर, तो क्या लगेगा, फ्रिक्शन 0 है, आपने इसको ऑलरेडी ब्रेक करना सीखा होगा, म्यू के यहाँ पे 0 है, ठीक है। इस साइड क्या लगता था, mg साइन थीटा, ठीक है, एक्सलेशन ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन। तो जो पहले वाले हाफ है, इस वाले पार्ट के लिए जो a की वैल्यू होगी विदाउट फ्रिक्शन, अगर जो हमें a निकालना है वो क्या होगा, g साइन थीटा, ठीक है, ये बिना फ्रिक्शन के है। और जो दूसरा ब्लॉक है यहाँ तक हमने देख लिया है, ठीक है, जो दूसरा ब्लॉक है हमारा यहाँ पे, इसमें फ्रिक्शन का कंसेप्ट है। तो फ्रिक्शन के कंडीशन में हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ अपोजिट में एफ के हो जाएगा, ठीक है, और पूरी कंडीशन वही रहेगी, mg साइन थीटा, ठीक है, mg कॉस थीटा और r। तो आप इसको ma के टर्म में अगर निकालोगे तो यहाँ पे जो एक्सलेशन हो जाएगा, ठीक, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका g साइन थीटा माइनस म्यू के। आपने ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पढ़ा होगा वैसे भी, और नहीं तो इसको आप निकाल सकते हैं, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा एम जी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो वहाँ से ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा, उसी डायरेक्शन में नीचे को मोशन हो रहा है, माइनस एफ की, ठीक है। तो ये जो ए आया, अब आप देखिए ये कितनी स्पीड चलेगा नीचे को, तो आपने थर्ड लॉ पढ़ा होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और इनिशियली यू यहाँ पे 0 है, ठीक, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as, ठीक। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 तो 2 ही रहा, ए की वैल्यू हमने रख दी g साइन थीटा, और एस की वैल्यू हम ऐसी रख दें क्योंकि हमने ये एस लिया है और ये भी एस लिया है, ठीक है। सेकेंड हाफ के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि वी स्क्वायर निकालिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे इनिशियल 0 थी, यहाँ पे फाइनल 0 हो जाएगी। तो वी स्क्वायर ये हो गया, यहाँ पर जो हमारा लॉ लगेगा यू स्क्वायर प्लस 2ac लगेगा, लेकिन ये वाली हमारी पार्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो बचेगा ये वाला, तो ये हमारा वी स्क्वायर रहेगा प्लस 2, क्योंकि ये इसकी जो वी है यहीं से तो ये वी बदली, 2a की जगह रख दिया आपने जी बाहर निकाल लेते हैं, साइन थीटा माइनस यहाँ भी जी आएगा, म्यू के कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एस है, तो एस की जगह आप क्या कर लीजिए, एल ऐसे रखिए क्योंकि हमने ऐसे लिया है। अब यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, इसमें रख दो, दो इक्वेशन आ गई, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है म्यू की वैल्यू, तो ये वी को हटना चाहिए, तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 2g साइन थीटा एस प्लस 2g s साइन थीटा माइनस म्यू के ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू के की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2 टाइम टेन थीटा, ठीक है। एक तरीका इसको करने का ये है। दूसरा तरीका क्या है, इस टॉप पे जो मेथड 2 इसका क्या होगा, जो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे, ठीक है, इससे जो वर्क डन होगा वो फ्रिक्शन के बराबर होगा, ठीक है। तो टोटल जो इसका वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा इंटू 2s, डिस्टेंस कितनी है 2s, वो किसके इक्वल होगा, म्यू mg कॉस थीटा इंटू s, ठीक है। उसका जो वर्क डन होगा वो फ्रिक्शन के बराबर होगा। यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 tan थीटा। तो ये ज़्यादा आसान है आपके हिसाब से, ये भी है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो भी टॉप पे है वो कम्प्लीटली यूज़ करेंगे हम किसके लिए, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वाली मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन कह रहा है, अ वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि वेवलेंथ इसकी 2 पाई है, फ्रीक्वेंसी इसकी 1/पाई है, तो आप क्या निकालिए इसके वेव वेक्टर, ठीक है, हैविंग डिस्प्लेसमेंट वाई इन एज 1 मीटर, वेवलेंथ इतना, फ्रीक्वेंसी इतना, इज रिप्रेजेंट बाय। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
तो आपने ये पढ़ा होगा, जो वेव की इक्वेशन होती है, किसी भी वेव की इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वो इक्वेशन होती है y इक्वल टू साइन, एम्पलीट्यूड भी होता है आगे से, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब आपको जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे वो दिया है 1 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड है, और के आपको निकालना पड़ेगा 2 पाई/λ से, और लैम्डा की वैल्यू आपको दी है 2 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई/पाई, तो ये 1 हो जाएगा। बात रही ओमेगा की, तो ओमेगा होता है 2 पाई/f, और फ्रीक्वेंसी दी है आपको 1/पाई, तो ये हो जाएगी 2। तो यहाँ पे रख दीजिए, ये तो हो जाएगा साइन A1 हो गया, के की वैल्यू आपने 1 रखेंगे तो x, ओमेगा की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2, और t आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक था। कोई भी वेव है, ज़रूरी नहीं है साइन, कॉस भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए जिसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी गिव्स 4 बीट पर सेकेंड। अच्छा, बीट क्या होता है, बीट होता है डिफरेंशियल फ्रिक्वेंसी। कह रहा है कि 4 बीट पर सेकेंड की अननोन में है, और जब नोन फ्रिक्वेंसी 250 है, ठीक है, तब उसमें 4 बीट का गैप आ रहा है, एंड सेकेंड हार्मोनिक ऑफ सोर्स ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी गिव 5 बीट पर सेकेंड। पहला जो हार्मोनिक है वो 250 दे रहा है, सेकेंड जो है वो 5 बीट पर सेकेंड दे रहा है। कह रहा है कि व्हेन साउंड विद अ सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 5130, तो कह रहा है कि जब 513 होगा तो आपका अननोन फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलें, क्वेश्चन नंबर 37, आप ये मान के चलें कि जो अननोन सोर्स की फ्रिक्वेंसी है, अननोन सोर्स फ्रिक्वेंसी है वो f है। ठीक है, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 4, जो पहली बीट है उसमें कितना आ रहा है, 250 नोन दिया था हमको, तो f जो हमने ली वो 4 है। अब दूसरा सेकंड कह रहा है, तो सेकंड में कितना गैप है बीट पर सेकंड, 5 का, तो अब कितने में, 513 में से, और 2f इसलिए लिखा क्योंकि ये सेकंड हार्मोनिक है। अब आप देखिए, वैसे तो इसका अलग कंसेप्चुअल मेथड है, अब आप ये देखिए ऑप्शन से इसमें पुट करिए ऐप की वैल्यू, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आ जाएगा। तो पहला 260 कर नहीं रहा है, 254 पहले वाले को कर रहा है, लेकिन 254 इसको नहीं करेगा, इसी को करेगा, हाँ 254 हो जाएगा इसका आंसर, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 38 प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने AC किया है तो उसमें ये एग्जाम्पल है, क्लास 12 की जो AC वाली एक्सरसाइज है, चैप्टर है पूरा, उसमें एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में विद बल्ब। ठीक है, बल्ब के साथ उसको सीरीज में किया है, एंड AC सोर्स, मतलब एक AC सोर्स को बल्ब और आपका इंडक्टर के साथ ऐड किया है। तो कह रहा है कि ब्राइटनेस जो बल्ब की है वो घट जाती है, क्यों घटेगी। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब है वो घटेगी कब, जैसे आप रॉड उसमें इंसर्ट करोगे तो उसका जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो घट जाएगा। ठीक है, तो जब इम्पीडेंस घटता है तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है। और बढ़ेगी कब, बढ़ेगी तब जब आप फ्रिक्वेंसी जो है AC सोर्स की उसको घटाओगे। AC सोर्स की फ्रिक्वेंसी घटाओगे तो जो सर्किट का इम्पीडेंस है वो घट जाता है। तो आप ये समझें कि जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो हमारी डिपेंड करती है इम्पीडेंस पे। अगर इम्पीडेंस इंक्रीज करेगा तो हमारा बल्ब डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स कम ब्राइटनेस होगी, उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो जब हम रॉड उसमें इंसर्ट करते हैं तो उसका इम्पीडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इम्पीडेंस बढ़ेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस घटेगी, पहली बात। अगर आप AC सोर्स की, वैसे तो इसका ऑप्शन पहला वाला ही हो गया, ठीक है, आयरन रॉड, लेकिन आगे क्या कह रहा है, अगर आप इसकी AC फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओगे, किसी भी बल्ब की जो AC फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, इम्पीडेंस बढ़ेगा। आपको क्या करना है, इम्पीडेंस घटाना है। तो आप अगर बल्ब की फ्रिक्वेंसी घटाओगे तो इम्पीडेंस भी घटेगा, और इम्पीडेंस जैसे ही घटा हमारा बल्ब इंक्रीज करेगा ब्राइटनेस उसकी। अगला, नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल है वो उसको भी घटाओगे तो इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस घटेगा। तो आपको ये याद रखना है कि इम्पीडेंस घटाना है आपको, ठीक है। और एक्सल अगर XC हो जाएगा तो अब क्या होगा,
तो इम्पीडेंस तब भी घटेगा, ठीक है। अगर कोई LCR सर्किट है उसमें XL इक्वल टू XC है तब भी हमारा वो घटता है। इसका तो पहला ऑप्शन हो गया। 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होता है बहुत बार। टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग इक्वल लेंथ। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन इज आर। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट। पहला ये कंडीशन है, उसके बाद इस हाइट इसको हमने आधा कर दिया, तो कह रहा है कि अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या होगा। पहले केस में y डिस्टेंस थी तो ये r था, अगले केस में क्या होगा। तो देखिए अगर मैं इसका एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, ये हमारा क्या है, y है, ठीक है, और ये जो हमारा r है, तो इतना वाले पार्ट क्या हो जाएगा, r/2 इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कोई चार्ज है, ठीक है, ऐसे ये हमारा, मैं एक हाफ को बता रहा हूँ आपको। तो जो हमारा ये चार्ज है, ये चार्ज हमारा कहाँ को मोशन कर रहा है, इस साइड को, इस पर फोर्स इस साइड लगेगा, ठीक है। और एक mg लगेगा, वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है। ये जो आपका टेंशन लगेगा इसको आप ब्रेक करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो t cos थीटा यहाँ आ जाएगा और t sin थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसके कंपोनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको t sin थीटा जो अपवर्ड है वो mg के बराबर होगा। t cos थीटा जो आपका ये जो t है, ये वाला कंपोनेंट है t cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। इसको आप अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको मैं एक बार अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। 38 है आपका, इसको आप अगर करें, ये रहा, ठीक, ये आपका थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा होगा तो ये वाला पार्ट भी आपका थीटा होगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर चार्ज क्यू है तो इसमें mg कहाँ लगेगा, नीचे को लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा। क्लियर है यहाँ तक। ये वाली डिस्टेंस हमारी r/2 है और ये वाली डिस्टेंस हमारी y है। क्लियर, पहला केस है। तो इसमें अगर आप इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये टेंशन t है तो इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा t cos ऑफ थीटा और इस साइड क्या हो जाएगा, t ऑफ साइन थीटा। तो FBD लगा देते हैं। t साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा f, t cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg। दोनों को कर दो आप डिवाइड, तो क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू f/mg। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ से आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है आपका थीटा के सामने, ये थीटा है तो इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, r/2 और बेस क्या है यहाँ पे y। तो r/2 इक्वल टू f/mg हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें अगर डायरेक्टली r/2 ओवर y भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें r/2 आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। तो r/2y इक्वल टू f की वैल्यू रख दीजिए kq², ठीक है। दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r, तो r² हो जाएगा क्योंकि एक चार्ज यहाँ भी था ना इसमें, तो r² और mg, ठीक। तो यहाँ से आप रिलेशन देखें, अगर ये r इधर चले जाएगा, ये y इधर चले जाएगा, तो y जो आपका r पे डिपेंड करता है वो कैसे करता है, q पे, ठीक है। समझ रहे हैं ना। ये जो डिस्टेंस था ये तो r ही रहेगा ना चार्ज के बीच में, आप r/2 थोड़ी रख सकते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसके और इसके बीच में लगेगा, तो ये r/2 नहीं होगा, r/2 तो इतने के लिए होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ अब ये क्वेश्चन जो हमें है वो कह रहा है कि अगर ये y को y/2 कर दे तो मैंने y और r का रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। तो पहले केस में मैं ये मान के चलता हूँ y1/y2 क्या हो जाएगा आपका, r1/r2 का होल क्यूब, ठीक है। तो पहले केस में क्या था हमारा, y और r था, तो मैंने क्या किया, पहले केस में y1 को y लिया और r1 को r लिया। दूसरे केस में y क्या हो जा रहा है, दूसरा केस में जो y है आपका y/2 हो जा रहा है और जो r है वो क्या हो जा रहा है, r हो जा रहा है आपका, r आपका r2 मान लो, चलो ठीक है, इसका क्यूब। तो आपसे पूछा है कि r2 क्या होगा, तो r2 को इधर उधर भेजेंगे अगर, y से तो y कट गया, ठीक है। तो r2/2, ठीक है, ये r2 आ गया, r2 का यहाँ पे क्यूब आ गया और ये 2 हो गया इक्वल टू r, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, एक मिनट, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो r2 निकालना है आपको, ठीक, पलट दो इसको, तो पलट देंगे अगर आप इसको तो ये हो जाएगा आपका r2/r का होल क्यूब इक्वल टू y/2 ओवर y। पलटने के बाद ये आ जाएगा, तो y से तो y कट गया,
तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा R³ 1⁻², ठीक है, इसकी पावर 1/3, ठीक है, यहाँ भी 1/3। तो R2 की जो हमारी करेक्ट वैल्यू होगी वो होगी R1/2 की पावर 1/3। तो मतलब कुल मिला के आपको ये पता लग गया, आपने इसके लिए दो केस लगाने हैं, y1 और y2। तो y1 और y2 लगाएंगे तो R1 R2 आ जाएगा। तो मैंने y1 ऊपर कर दिया ना, सेकंड केस के लिए हमारा y2 है, पहले केस के लिए मेरा y1 R1 लिया है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो R ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर क्यूब रूट लिखा है ना, तो इसका मतलब है 1/3 पावर, क्योंकि यहाँ से जब ये पावर इस साइड जाएगी तो 1/3 लेके जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है वी वॉज स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड, दोनों साइड वो एंड है। तो कह रहा है कि देन फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं होगा कि प्रेशर चेंज होगा यहाँ पे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रेशर चेंज विल मिनिमम एट बोथ ओपन एंड। तो जो ओपन एंड होते हैं वहाँ पे जो प्रेशर चेंज होता है वो इसने क्या लिखा है कि मिनिमम होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा मिनिमम नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी सब ठीक है, प्रेशर चेंज विल मैक्सिमम एट बोथ एंड, ये ठीक है। ओपन एंड विद एंटीनोड, ये भी सब ठीक है, लेकिन जो ये कह रहा है कि प्रेशर चेंज विद मिनिमम कह रहा है, ठीक है, मिनिमम होता है, इसने मैक्सिमम लिख दिया है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आपसे एन प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, इट स्टार्ट विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन a0 टुवर्ड्स वेस्ट, व्हेन इट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड v0, it move with an initial acceleration 3 0 towards west, the electric and magnetic field in the room। तो आपसे रूम में पूछ रहा है, तो जो 41 क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या कह रहा। तो पहला जो है आपको ये पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 41 अगर आप देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रोटॉन को रिलीज किया गया रेस्ट से इन और रूम में, ठीक। इट स्टार्ट विद इनिशियल एक्सेलरेशन, जो प्रोटॉन है पहले रेस्ट पे था, जब ये रेस्ट पे था इसको हमने स्टार्ट किया, तो जो इनिशियल एक्सेलरेशन है AI लिख रहा हूँ मैं, वो a0 है और किस साइड को है, वेस्ट को है। अब आगे कह रहा है कि व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड v0, अगर आपने इसको नॉर्थ की तरफ भेजा, मतलब प्रोटॉन को आपने नॉर्थ, मैं ऊपर ले लेता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो जब मैंने ऊपर को भेजा और वेलोसिटी कितनी दी, v0 दी, तो इट मूव विद इनिशियल एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे जो इनिशियल एक्शन था वो 3 0 था, वो भी वेस्ट को था। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अब सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन आना चाहिए किसी भी चार्ज पार्टिकल का, तो वो कितना होगा Q/m, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं यहाँ पे, तो V×B ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप रेस्ट से रिलीज़ करेंगे, तो रेस्ट से रिलीज़ करेंगे तो A क्या होगा पहली कंडीशन में, QE/m, ठीक। और ये हमको क्या दिया है, a0 और वेस्ट डायरेक्शन में, क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि जब इसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, E निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा आपका a0m/q, अब Q को E रख सकते हैं, तो ये तो E आ गया। अब वो कह रहा है कि जब इसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ की डायरेक्शन को, तो जो एक्सलेशन है ड्यू टू मैग्नेटिक, ये 2 0 हो जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा B = हो जाएगा आपका 2m a0 EV0, और लगेगा कहाँ को, डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल है, तो जब 2a0 से लेके जाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकाला, आपको पता होना चाहिए, E/B क्या होता है, V, तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। E की वैल्यू रख दी यहाँ पे, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी रख के निकाल सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, यहाँ पर वैल्यू 42 है, अ वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF। तो आपसे कह रहा है कि अगर किसी भी कोई वायर लूप है वो रोटेट कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ
चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF, तो इंड्यूस EMF के क्या होगी, ठीक है। अब वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन बदलेगा तो एक बार अपर हाफ एक बार लोअर हाफ, दो है ना, वायर लूप है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अपनी डायरेक्शन कितनी बार इंड्यूस EMF की कितनी बार बदलती है, 2 बार। ये बात आप याद रखना कि वायर लूप जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो EMF इंड्यूस जो कर रही है वो डायरेक्शन कितनी बार बदलेगी, ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स 3I + J act on a particle of mass 2 kg, hence a particle is displaced from इतना to इतना, the work done। तो आपने वर्क डन कई बार निकाला होगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 43 है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो फोर्स है वो आपको दिया है 3I + J और मास दिया है आपको 2 kg, और जो आपको पोजीशन दी है वो दी है 2I + K से आपको रिप्लेस कर देना है 4I + 3J - K तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब आप इसमें इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, 4I में से I माइनस होता है तो 2I और 3J तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस के है तो माइनस में से आप इसको माइनस करेंगे तो -2K। तो अब फोर्स की वैल्यू है आपके पास 3I + J और इसकी वैल्यू है आपके पास 2I + 3J - 2K। तो I का I से इंटू कर दीजिए 6, J का कंपोनेंट यहाँ है तो ये हो जाएगा +3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 जूल। K का कोई था नहीं तो 0 कंपोनेंट। ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। 44 का रहा है, तो वेटिलिटी ऑफ सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन सरफेस एंड लिक्विड, तो इसका ऑप्शन होगा ये। तो जो हमेशा वेटिलिटी होती है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है। 45 ये क्वेश्चन जो है कभी चार्ज के फॉर्म में आता है कभी ग्रेविटी के फॉर्म में आता है। कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडी ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाइट चली गई इसलिए आपको थोड़ा सा ये दिक्कत फील करनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है तो एडजस्ट कीजिए। इसके लिए समा चाहता हूँ, एक्स 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर, ऐसे कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, हम निकालेंगे नहीं। और कह रहा है कि सबका मास जो है वो 2m है, 2m 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 एंड सो ऑन, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा ड्यू टू सिस्टम एट ओरिजिन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, V इक्वल टू होता है -Gm/r, ठीक है। सेम पोटेंशियल का भी होता है, अगर आपको पोटेंशियल का याद है KQ/r, ठीक है, तो सेम ही भी होता है। तो कई बार पोटेंशियल पूछा जाता है, कई बार ग्रेविटी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, इसकी वजह से यहाँ पे निकालो। तो पहला जो टर्म हो जाएगा माइनस, आपने लिखा सब में आएगा माइनस, बाहर ले लिया, मास कितना है 2m, तो G लिखा, मास की वैल्यू रख दी 2m, ठीक। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 1, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर होती तो हम डायरेक्शन भी लेते। पहला टर्म हो गया माइनस, सेकंड वाला देखिए 2 का यहाँ देखिए कितना आएगा G अगेन 2m ओवर 2 से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको इग्नोर मार दो फिर 2m। नेक्स्ट यहाँ से देखिए G कितना 4, यहाँ पे कितना है 2m, ठीक है, ये डिस्टेंस है याद रखना, और नीचे कितनी हो गई 4m 4 मीटर, ठीक है, इसको m मत रखना, ये रख लेना। और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं, सबसे G कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं और m भी कॉमन निकालते हैं। तो क्या बनेगा 1/1 1/2 1/4 1/n, क्या होगा इसके बाद 8, ठीक है, 8 के बाद जो भी है आपका ये बन गया। तो ये जो सीरीज बन गई ये हमारी क्या बन गई, इनफाइनाइट GP। इसका सम कितना होता है, इसका सम होता है A1 - R, ठीक है। जब भी ऐसी सीरीज आती है इनफाइनाइट उसका सम ये होता है। तो -G2m, तो A कितना है यहाँ पे, पहला टर्म को A बोलते हैं, आप बायो वाले हैं इसलिए दिक्कत करोगे, 1 - 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -G2m, और 2 में से 1 तो 1/2 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, 1/1/2। तो 2 पर जाएंगे तो -g, 2 और 2 कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा -4gm। ठीक है। तो अब ये आप याद रखना कि जो जीपी होती है, जैसे आर है, आर कैसे निकलता है, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। कोई भी टर्म कर लीजिए आप, थर्ड टू सेकंड, फोर्थ थर्ड, उससे आर निकलता है, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ये इनफाइनाइट जीपी है। जब A1 + A2 + डॉट 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 इनफाइनाइट जीपी होती है। जीपी किसे बोलते हैं, जैसे 2 है पहला टर्म, अगला क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मतलब वो कुछ इंटू करके पढ़े। जैसे आपने 10th क्लास में एपी पढ़ी थी, 1 2 3 4, तो सब में एक एक जोड़ के अगला टर्म मिल रहा है। वैसे जीपी में क्या होता है कि 2 में फिर 2 का इंटू करेंगे 4, 4 में 2 का करेंगे 8, 8 में 2 का करेंगे 16। ऐसे सीरीज़ को जीपी बोलते हैं। तो इसका जो सम होता है वो ये होगा हमारा। तो मैंने ये रख दिया। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्या निकालना था, हमें निकालना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम एट ओरिजिन निकालना था। ठीक है। तो ये जो m4m है, तो हमारे यहाँ पे हमने m के टर्म में निकाला है, तो यहाँ तो m है नहीं, तो इस m का हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -4g। ठीक है। तो हमें सिर्फ m लेना है। 2 kg था, सॉरी, ये m है, 2m नहीं है। m की जो वैल्यू है ये 2 kg है, तब जाके, क्योंकि हमें आंसर m के टर्म में है, m है ही नहीं ना यहाँ पे, मैंने लिखा है m। क्वेश्चन में m नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, 2 किलो। तो 2 किलो होगा तो सिर्फ 2 लिखोगे। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया और पेपर ख़त्म हो गया। थैंक यू, मिलते हैं अगले पेपर में।